यहाँ आपके सामने दो मार्कशीट है, एक 2022 का है और एक 2023 का है। इन दोनों मार्कशीट में एक चीज़ ऐसी है जो आप ध्यान दो, 2022 में पेपर 2 में स्कोर था 55.67, बट 2023 में पेपर 2 में स्कोर है 101.68। ये दोनों एक ही बंदे की मार्कशीट है। इन्होंने रिक्वेस्ट किया, इसीलिए मैं इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता हूँ। हम इनको मान लेते हैं मिस्टर एक्स। तो जैसा आपको पता ही है कि कल से हमने सीसेट पीवाईक्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। कल उसका डे 1 था। यू कैन सी हियर, यहाँ हमने 2023 के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एंड लास्ट में मैंने उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। अप्रॉक्सीमेटली अब तक 12,000 लोग उस इनिशिएटिव का पार्ट हैं। मैं सीसेट पीवाईक्यू इनिशिएटिव टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नाउ जब डे 1 ख़त्म हुआ, जब मैंने सॉल्यूशन पोस्ट कर दिया था, उसके बाद मुझे मिस्टर एक्स का मैसेज आया, कुछ डाउट था, कुछ क्वेरी था पूछने के लिए। बातों बातों में आई गॉट टू नो कि इनका 2022 में 55 मार्क्स आया था और 2023 में इन्होंने काफ़ी एक्सपोनेंशियल जंप लिया था 46 मार्क्स का। सिर्फ पेपर 2 में ही नहीं, पेपर 1 में भी इनकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी। और देखो, हम लोग ना सिर्फ टॉपर्स को, सिर्फ सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, बट मेरा मानना यह है कि हमको एफर्ट को, हमको हार्डवर्क को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। सिर्फ पद का नहीं, प्रतिभा का भी सम्मान होना चाहिए। इवन दो इनका मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, बट प्री का मार्क्स देखो तो वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स है। और इसीलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी स्ट्रेटजी, आप अपना जो भी प्लान है उसको सबके साथ शेयर करो, सो दैट बाकी लोग भी जान पाएँ कि पेपर 2 में आपने इतना इम्प्रूवमेंट कैसे किया है। बेसिकली देखो, इंपॉर्टेंट ये है इनकी जो क्वांट की स्ट्रेटजी है और इनकी जो आरसी की स्ट्रेटजी है। मैंने इनको वीडियो बनाने के लिए बोला था, बट बहुत लोग बना नहीं पाते, बहुत लोग को ऑकवर्ड लगता है। इनका यही कहना था कि इनको वीडियो बनाना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो ये अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पे आपको लिख के बता रहे हैं। आपके सामने इनकी स्ट्रेटजी है, आप पॉज करके देख सकते हो, बट क्रक्स मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल वर्ड में पूरे स्ट्रेटजी का क्रक्स यही है कि इन्होंने पीवाईक्यूज़ को बहुत अच्छे से फोकस किया। यू कैन सी कि मेनली ये डिपेंडेंट पीवाईक्यूज़ में थे फॉर क्वांट पर्पस, और इसीलिए मैंने सीसेट पीवाईक्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, बिकॉज आई नो द पावर ऑफ पीवाईक्यूज़। इनका ये कहना है कि 2023 में इन्होंने पीवाईक्यूज़ के थ्रू क्वांट का प्रिपरेशन किया था, 2022 में भी इन्होंने पीवाईक्यूज़ देखा था। बट जो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं ना, कि आप क्वांट देख रहे हो तो आराम से बैठे बैठे सिर्फ पेज पलट रहे हो, सॉल्यूशन देख ले रहे हो कि हाँ ये ऐसे सॉल्व किया जा रहा है, वो वैसे सॉल्व किया जा रहा है। जब भी आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, आपको लगेगा कि ये मुझे आता है, बट एग्ज़ाम में जब वही क्वेश्चन आता है ना, तो आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। इसीलिए मैथ को लगाने के लिए, क्वांट को लगाने के लिए आपको पेपर और पेन के साथ बैठना पड़ेगा। जैसे सिर्फ ड्राइविंग के बारे में पढ़ के आप ड्राइविंग नहीं सीख सकते हो, उसी तरह मैथ का भी है कि सिर्फ मैथ को देख के आप मैथ नहीं सीख सकते हो, आपको मैथ्स लगाना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट इनका यह है कि जो मैंने 10-12 मेन थीम्स बताए थे जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है, उस पर इनका फोकस था। इसके साथ जो और भी एरियाज़ हैं जो बेसिकली डिफ़िकल्ट एरिया हैं, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, उसको भी कम्प्लीटली इन्होंने छोड़ा नहीं था, बेसिक देख लिया था। एटलीस्ट जो पीवाईक्यूज़ में पूछा गया था ना, वो देख लिया था। थर्ड पॉइंट इज़, जिस पे मैं बार बार एम्फसाइज़ करता हूँ, कि आपको पेपर में, सीसेट के पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक सब कुछ एक बार देख लेना है। कई बार ऐसा होता है कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो लास्ट में होते हैं और आप स्टार्टिंग में ही फंसे रहते हो, लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हो। 4-5 क्वेश्चन हो सकता है आपको ऐसा मिल जाए कि जो हलवा हो, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हो और वो सिंपल क्वेश्चन आप छोड़ देते हो, वो नहीं करना है। इसके बाद इनका गोल ये था कि पेपर को ये 1 घंटे 50 मिनट में ख़त्म कर दें। बाकी जो लास्ट का 10 मिनट है उसमें आप गो थ्रू कर सकते हो, फिर से देख सकते हो कुछ गलती आपने की है या नहीं की है। ये तो रही इनकी क्वांट की स्ट्रेटजी। यहाँ पे आप देखो ना, क्वांट और एलआर की स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। पीवाईक्यूज़ पे फोकस करो, फाउंडेशन बनाओ, और क्वांट एलआर को छोड़ के नहीं जाना है, आपको तीनों सेक्शन पे फोकस करना है, क्वांट, एलआर, कॉम्प्रिहेंशन। इसके बाद देखो इनकी आरसी की स्ट्रेटजी। मैंने लास्ट ईयर आरसी पे 2 वीडियो बनाया था। बेसिकली आप कॉम्प्रिहेंशन कैसे पढ़ सकते हो, कॉम्प्रिहेंशन के ऑप्शंस को लॉजिकली कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, लॉजिकली कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, वो काफ़ी हेल्प किया था इनको। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि आरसी में पहले ही ऑप्शंस पढ़ते थे, पहले क्वेश्चंस पढ़ते थे। तो मोटा मोटा ये इनकी स्ट्रेटजी रही। इसके थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पीवाईक्यूज़ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रूवन एग्जाम्पल आपके सामने है। कल हमने डे 1 देखा था सीसेट पीवाईक्यू इनिशिएटिव का। जो भी क्वेश्चन मैंने कराए थे, काफ़ी लेमन टर्म्स में मैंने उसका आंसर आपको प्रोवाइड किया था, बट फिर भी मैं उसको आपके सामने एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, सो डैट आपके मन में अगर कोई भी डाउट हो तो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और बाकी जो लोग सीसेट पीवाईक्यू इनिशिएटिव नहीं ज्वाइन किए हैं, प्लीज़ क्वेश्चन सॉल्व करो। 45 दिन आपके हाथ में है। ये जो महीना मई का है ना, इसमें अच्छे से सीसेट प्रिपेयर कर लो, ताकि जब आप जून में जाओ तो सिर्फ रिवाइज़ करना बाकी रहे। हमने ऑलरेडी क्वांट का 14 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया 2023 से। 1-2 दिन में 2023 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम 2022 देखेंगे, 21 देखेंगे,
इसी तरह बैक जाते जाएंगे, जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकेगा उतना हम लोग PYQs कवर करेंगे। कल हमारा डे 1 था CSET PYQ इनिशिएटिव का। ईयर वाइज हम चल रहे हैं, 2023 का सबसे पहले देख रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। देखो, मैं बार बार CSET को लेकर इतना एम्फेसाइज इतने बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार CSET डिसाइडिंग फैक्टर एटलीस्ट आपके लिए नहीं होना चाहिए। जो लोग भी इस इनिशिएटिव से जुड़े हुए हैं, आई होप एंड आई विल मेक श्योर कि उन सबका CSET क्लियर हो। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसको मैंने खुद सॉल्व किया है, सो दैट एग्ज़ाम में जो सबसे पहले क्लिक करे, जो बिल्कुल लेमन तरीका हो क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वही अप्लाई किया गया है। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि राज हैज़ 10 पेयर ऑफ रेड, 9 पेयर ऑफ वाइट एंड 8 पेयर ऑफ ब्लैक शूज़। इफ़ यू रैंडमली पिक शूज़ 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बॉक्स टू गेट अ रेड पेयर ऑफ शूज़ टू वेयर, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट ही हैज़ टू मेक। बहुत लोग यहाँ पे रैंडमली पिक, विदाउट रिप्लेसमेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट देख के ये सोचेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है या तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, बट नहीं, ये बहुत ही लॉजिकल एंड बिल्कुल पजल बेस्ड क्वेश्चन आप ये कह सकते हो। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि राज के पास 10 पेयर ऑफ रेड शूज़ है, तो रेड शूज़ के 10 पेयर हो गए। यहाँ देखो पेयर्स बोला है, डेट मीन्स लेफ्ट और राइट दोनों की बात कर रहा है। इसके बाद 9 पेयर ऑफ वाइट शूज़ एंड 8 पेयर ऑफ ब्लैक शूज़। अगर सारे जूतों को एक बॉक्स में रख दिया जाए और राज एक एक करके जूता निकाल रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना लेगा राज एक रेड पेयर ऑफ शूज़ निकालने के लिए। इस क्वेश्चन में ना मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट बोल रहा है। मिनिमम बोलता तो कितना होता, मिनिमम बोलता तो 2 होता। 2 कैसे होता, मान लो एक बॉक्स में रेड शूज़ रख दिया गया है, वाइट शूज़ रख दिया गया है और ब्लैक शूज़ रख दिया गया है। राज बहुत लकी है, पहली बार हाथ डाल के जूता निकाला तो लेफ्ट पैर का निकल गया, दूसरी बार निकाला तो राइट पैर का निकल गया, तो लेफ्ट और राइट दोनों मिल जाएगा। 2 वेज रहेगा अगर से मिनिमम पूछता, बट यहाँ पे पूछ रहा है मैक्सिमम, मतलब यहाँ पे वर्स्ट केस सिनेरियो पूछ रहा है कि मैक्स टू मैक्स कितना अटेम्प्ट उसको लगेगा। तो मान लो एक बॉक्स है, उसमें रेड शूज़ भी है, वाइट शूज़ भी है, ब्लैक शूज़ भी है। राज बहुत अनलकी है, पहला जूता निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, चौथा निकाला, ऐसे करते करते मान लो सारे वाइट शूज़ निकाल दिया, अभी उसको रेड नहीं मिला है। तो सारे वाइट शूज़ निकालने के दौरान कितना अटेम्प्ट लेगा वो, 9 × 2, 18 ट्राई लेगा। इसके बाद फिर वो जूता निकालना स्टार्ट किया, फिर भी बहुत अनलकी है, अब इस बार वो सारे ब्लैक शूज़ निकाल रहा है। तो सारे ब्लैक शूज़ निकाल देगा तो कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 16, मतलब 8 × 2 9 × 2, 34 अटेम्प्ट ले चुका है, बट अभी भी उसका रेड शूज़ नहीं निकला है। अभी पूरे ब्लैक शूज़ निकल चुके हैं, पूरे वाइट शूज़ निकल चुके हैं। अब बॉक्स में क्या है, अब बॉक्स में सिर्फ 10 पेयर ऑफ रेड शूज़ है। अब वो जूता निकालना स्टार्ट करेगा तो अब रेड शूज़ निकलेगा, बट मान लो अभी भी राज बहुत अनलकी है, तो पहला जूता निकाला, लेफ्ट पैर का निकला, दूसरा निकाला, फिर लेफ्ट पैर का निकला, तीसरा निकाला, फिर लेफ्ट पैर का निकला, ऐसे करते करते 10 बार निकाल देगा। मान लो 10 बार वो सिर्फ एक पैर का जूता निकाल रहा है, 1 फुट का लेफ्ट वाला निकाल रहा है। फिर जब 11वीं बार निकालेगा तब राइट पैर का निकालेगा, क्योंकि अब तो सिर्फ राइट वाला ही उसके अंदर बचा हुआ है। तो टोटल अटेम्प्ट कितना लेगा वो, 8 × 2 ब्लैक शूज़ के लिए, 9 × 2 वाइट शूज़ के लिए, बाकी 10 जूते एक पैर का ही निकालेगा। इसके बाद जो लास्ट जूता निकालेगा वो दूसरे पैर का रहेगा। तो टोटल कितना अटेम्प्ट होगा, 16 + 18 + 10 + 1 = 45। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 45। इसमें ना परमुटेशन लगेगा, ना कॉम्बिनेशन लगेगा, ना प्रोबेबिलिटी लगेगा। सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि इन हाउ मैनी वेज अ बैट्समैन कैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन्स बाय स्कोरिंग सिंगल रन्स, 4 रन्स एंड 6 ओनलीज। मतलब एक बैट्समैन कितने तरीके से 25 रन बना सकता है अगर वो सिंगल रन ले, चौका मारे और छक्का मारे। देखो ये क्वेश्चन ना है तो इजी क्वेश्चन, बट लेंदी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, 1 रन के, 4 रन के और 6 रन के, ताकि वो 25 रन बनाए। जो भी डिफरेंट वेज हो सकते हैं, मैंने सिंपली यहाँ पे उसको लिख दिया है। यहाँ पे आपको ये बड़ा लगेगा, बट जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम के बाद ना आपको पैटर्न देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लो कि सबसे पहले क्या हो सकता है कि बैट्समैन एक भी छक्का नहीं मार रहा है, सारा रन मतलब सारा 25 रन जो है वो चौका मार के और 1 रन लेके बना रहा है। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, मान लो 6 चौका मारे और 1 रन ले, तब 25 हो जाएगा। इसके बाद आप चौके को एक एक कम करते जाओ, मान लो वो 5 चौका मारे तो कितना रन हो जाएगा, 20 रन। 25 होने के लिए और कितना चाहिए, 5 रन, तो 5 वो सिंगल ले। मान लो 4 चौका मारे, 16 रन हो जाएगा। 25 के 9 रन और मिल जाए उसको, 9 रन ले ले सिंगल रन। इसके बाद वो 3 चौका मारे, 12 प्लस सिंगल ले 13, 2 चौका मारे, 4 2 8 प्लस 17 25, 1 चौका मारे 4
प्लस 21 25, और मान लो एक भी चौका नहीं मार रहा है, सारा रन जो है वह सिंगल से बना रहा है। तो टोटल यहाँ पे कितने वेज आए? 7 वेज, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद मान लो कि बैट्समैन एक छक्का मार रहा है, तो 6 रन यहाँ से मिल गए, 4 चौका मारा, 16 यहाँ से मिल गए, बाकी जो बचा हुआ रन है वो सिंगल ले। फिर मान लो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है कि एक छक्का मारा है, 3 चौका मारा है, बचा हुआ रन जो है 7 रन सिंगल ले ले। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, एक छक्का मारा है, 2 चौका मारा है, सिंगल 11 रन ले। तीसरा क्या हो सकता है, एक छक्का मारा है, एक चौका मारा है, 10 रन हो गया, बाकी 15 रन जो है वो सिंगल ले। पांचवा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि एक छक्का मारे, कोई भी चौका ना मारे, तो जो बचा हुआ रन है 19 रन वो सिंगल ले। यहाँ पे कितना वेज मिल रहा है, 1 2 3 4 5, 5 तरीका यहाँ मिल रहा है। अब इसके बाद आप छक्के को बढ़ाते जाओ और चौके को कम करते जाओ। 2 छक्का मारे, फिर यहाँ पे 3 चौका हो जाएगा, 1 रन हो जाएगा। फिर 2 छक्का मारे, 2 चौका मारे, 5 रन ले। 2 छक्का मारे, 1 चौका मारे, 9 रन ले। 2 छक्का मारे, एक भी चौका ना मारे, 13 रन ले। यहाँ कितना वेज आ रहा है, 1 2 3 4, 4 वेज यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद मान लो 3 छक्का मार रहा है तो हुआ 18 रन, एक चौका मारे 22 रन हो गया, बचा हुआ कितना रन है, 3 रन, तो 3 रन सिंगल ले। 3 छक्का मारे, एक भी चौका ना मारे, बचा कितना रन, 7 रन, तो 7 सिंगल ले। यहाँ कितना वेज आ रहा है, 2 वेज। इसके बाद मान लो कि बैट्समैन 4 छक्का मार दे, 24 रन बना लिया छक्के से, बचा कितना रन, 1 रन, तो 1 सिंगल ले ले। यहाँ पे 1 वेज आ रहा है। तो जोड़ो इसको, 7 + 5 + 4 + 2 + 1, तो टोटल 19 तरीका है जिससे बैट्समैन 25 रन बना सकता है फ्रॉम 1 4 और 6। इसी टाइप का क्वेश्चन 2019 में आया था। यहाँ देखो 2019 में क्वेश्चन पूछा था, आपको 107 रुपये बनाना है यूजिंग ₹1, ₹10 एंड ₹50। कितने डिफरेंट वेज होंगे जिससे आप 107 रुपये बना पाओगे? तो इन दोनों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 एनवलप्स एंड एग्जैक्टली 1 लेटर इज टू बी पुट इन एग्जैक्टली 1 एनवलप। इफ द लेटर्स आर रैंडमली इंसर्टेड इनटू एनवलप्स देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है इट इज़ पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 1 लेटर गोज इनटू इनकरेक्ट एनवलप। दूसरा बोल रहा है देयर आर ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर्स कैन गो इनटू द करेक्ट एनवलप। यहाँ जो पहला स्टेटमेंट है उसको काफ़ी इजीली आप इनकरेक्ट साबित कर सकते हो। इसमें बोल रहा है इट इज़ पॉसिबल एग्जैक्टली 1 लेटर गोज इनटू इनकरेक्ट एनवलप। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मान लो 4 एनवलप है, ये आपका 4 एनवलप हो गया। अगर हम इस वाले एनवलप में गलत लेटर डालेंगे तो जो इसका लेटर रहेगा वो भी तो किसी दूसरे में जाएगा ना। तो मतलब अगर एक एनवलप गलत होगा तो दूसरा भी गलत होगा, क्योंकि ये लेटर जो है एक्सचेंज हो जाएगा, इसका इसमें चला गया, इसका इसमें चला गया। सिर्फ एक गलत नहीं होगा, एक गलत होगा तो उसके साथ दूसरा भी गलत होगा। इसीलिए एग्जैक्टली 1 जो लिखा है ना वो गलत है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सेकंड बोल रहा है देयर आर ओनली 6 वेज इन विच 2 लेटर कैन गो इनटू करेक्ट एनवलप। एक तो इसका सिंपल तरीका है कि आपको 2 करेक्ट लेटर चूज़ करना है, करेक्ट एनवलप में डालना है आउट ऑफ 4। तो फॉर्मूला हो जाएगा 4C2। इसको सॉल्व करोगे तो 6 आ जाएगा। एक इसका दूसरा भी तरीका है जो थोड़ा लेंदी है, उसको भी मैं आपको समझाता हूँ। 4 लेटर दिया है, L1 L2 L3 और L4। 4 एनवलप दिया है, E1 E2 E3 और E4। मान लो लेटर 1 का सही एनवलप क्या है, E1। लेटर 2 का क्या है, E2। क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि देयर आर 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर्स कैन गो इनटू करेक्ट एनवलप। तो मान लो L1 L2 सही एनवलप पे चला गया, L3 जो है वो E4 में चला गया, L4 जो है वो E3 में चला गया। तो आपका पहला पेयर क्या बनेगा, L1 जो है वो E1 के साथ जाएगा, इसके बाद L2 जो है वो E2 के साथ जाएगा। ये आपका एक तरीका हो गया। इसके बाद मान लो L3 और L4 सही में जा रहा है, L1 E2 में चला गया, L2 E1 में चला गया। तो दूसरा आपका क्या बना, L3 E3 L4 और E4। ये 2 तरीका हो गया। इसके बाद मान लो कि L2 सही में जा रहा है E2 में, L3 E3 में जा रहा है, बट L1 जो है वो E4 में चला गया, L4 जो है E1 में चला गया। तो क्या बन जाएगा, L2 E2 L3 E3। ये आपका एक तरीका बन गया। इसके बाद आप ये मान लो कि L1 E1 में जा रहा है, L4 E4 में जा रहा है, ये दोनों जो हैं गलत में जा रहे हैं। तो हो जाएगा आपका L1 E1 L4 E4। इसके बाद आप ये मान लो कि L2 सही में जा रहा है, L4 सही में जा रहा है, बाकी ये दोनों जो है स्वैप हो जा रहा है। तो आपका क्या बन जाएगा, L2 E2 L4 E4। ये आपका एक तरीका बन गया। इसके बाद मान लो कि L1 E1 में जा रहा है, L3 E3 में जा रहा है, ये दोनों जो है स्वैप हो जा रहे हैं। तो आपका क्या बन गया, L1 E1 और ये हो गया L3 E3। तो कितना सही तरीका हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 वेज हैं जिसके थ्रू 2 लेटर करेक्ट एनवलप पे जाएगा। ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, सिंप्लीफाई किया है। डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो 4C2 का।
तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। मैंने लेमन तरीके से भी आपको समझा दिया है और फॉर्मूला बेस्ड भी। इसके बाद ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, रिमाइंडर पूछा है। ऐसे आप लिख लो, 100 को 25 × 4 भी कर सकते हो, 96 4 से कट जाएगा, बाकी जो 25 है उसको 5 × 5 भी लिख सकते हो। ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आ चुका है। यू कैन सी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे पूछ रहा है कि इस टर्म का यूनिट डिजिट क्या होगा। ये आपका टर्म है, जब 9 × 7 × 5 × 3 × 1 करोगे तो 945 आएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 का पावर 945 का जो यूनिट डिजिट होगा वही इस पूरे टर्म का होगा। नाउ ये तो आपको पता होगा, ये तो आप पढ़ते भी होगे, साइक्लिसिटी निकालने के लिए 2 का निकालोगे, 3 का निकालते हो, 4 का निकालते हो, कितने टर्म के बाद वो डिजिट रिपीट होना स्टार्ट होता है। जैसे 2 का पावर 1 करोगे तो 2 आएगा, 2 का पावर 2 करोगे तो 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 128। तो यहाँ देखो 2 का पावर 4 के बाद ना यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। तो जो 2 की साइक्लिसिटी है ना वो 4 हुई, 4 के बाद डिजिट रिपीट होना स्टार्ट होता है। तो 945 को 4 से डिवाइड करोगे, मान लो यहाँ पे जो टर्म दिया है पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब वो 4 के साइकिल में ही रिपीट हो रहा है। बट जब आप 945 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1। डैट मीन्स कि यहाँ तक तो पूरा खत्म हो चुका है, इसके बाद फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप 2 का पावर 5 भी लिख सकते थे या फिर 2 का पावर 1 भी लिख सकते थे। दोनों का जो यूनिट डिजिट है वो 2 ही आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, A2। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था, आप वीडियो जाके देख सकते हो। यहाँ पे बोल रहा है D इज़ अ 3 डिजिट नंबर सच दैट द रेशियो ऑफ नंबर टू द सम ऑफ डिजिट इज लीस्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट 100 प्लेस एंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ D। तो D जो नंबर है 3 डिजिट का, उसके 100 प्लेस का डिजिट माइनस यूनिट प्लेस का डिजिट क्या होगा। यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखना कि आपको डिजिट फॉर्म करने आना चाहिए। जैसे जो 3 डिजिट का नंबर है वो किस टाइप का दिखेगा, तो वो 100A + 10B + C दिखेगा। 2 डिजिट का कैसा दिखेगा, तो 10A + B दिखेगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कई बार आता है ऐसा क्वेश्चन कि डिजिट को रिप्लेस कर दिया गया, डिजिट को आगे पीछे कर दिया गया, तो आपको ये फॉर्म पता होना चाहिए ना। यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि D जो है वो 3 डिजिट नंबर है ABC, तो इसका फॉर्म कैसा होगा, 100A + 10B + C। यहाँ पे बोल रहा है रेशो ऑफ नंबर, तो नंबर का रेशो प्लस जो उसके डिजिट के सम का रेशो है वो लीस्ट होगा। तो नंबर क्या है, 100A + 10B + C, और डिजिट क्या है, A + B + C। जब ये इक्वेशन लिस्ट होगा तो A - C क्या होगा। ये इक्वेशन लिस्ट कब हो सकता है, कोई भी फ्रैक्शन का फॉर्म लिस्ट तभी होता है जब उसका डिनोमिनेटर हाईएस्ट हो और न्यूमरेटर लोएस्ट हो। इस नंबर को आप लिस्ट कब कर सकते हो, मान लो C की हम वैल्यू सबसे ज़्यादा ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 9, B की भी मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं 9, और जो A है उसको 0 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 0 ले लेंगे तो ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो A को हम लोग ले लेते हैं 1, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 100 + 90 + 9, नीचे क्या हो जाएगा 1 + 9 + 9। तो ये जो है वो लीस्ट होगा। इसका मतलब A और B की वैल्यू क्या हुई, A = 1, C = 9। यहाँ पे 9 - 1 करोगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। देखो यहाँ पे मुझसे किसी ने डाउट पूछा था कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन डिजिट एट 100 प्लेस एंड डिजिट एट यूनिट प्लेस। तो यहाँ पे 100 प्लेस पे देखोगे तो 1 आ रहा है और यूनिट प्लेस में 9 आ रहा है। सो लॉजिकली 1 - 9 होना चाहिए, बट -8 जो है वो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद देखो ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, आपको बस ये पता होना चाहिए कि इवन ± इवन क्या होता है, इवन ± ऑड क्या होता है, ऑड। और कोई भी नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि P Q R S T जो है 5 पॉजिटिव इंटीजर हैं, इसमें से 3 जो है वो इवन है, 2 जो है वो ऑड है। तो पहला इक्वेशन बोल रहा है कि डेफिनेटली इवन होगा। यहाँ पे पहले हम दूसरा देख लेते हैं क्योंकि दूसरा काफ़ी ईजी है। यहाँ बोल रहा है 2P + Q + 2R - 2S + T इज़ डेफिनेटली ऑड। 2P करने का मतलब क्या हुआ कि ये इवन हो जाएगा, 2R मतलब कि ये इवन हो जाएगा, 2S मतलब कि ये इवन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 2P 2R 2S तो इवन है, 3 इवन हमको चाहिए था, ये तीनों इवन मिल गया। इसका मतलब Q और T जो है वो ऑड है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 + 2R - 2S Q + T। Q + T जो ऑड है और ऑड का सम क्या होता है, इवन होता है। तो मतलब ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो इवन + इवन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। बट यहाँ पे ऑड बोला है तो 2 गलत हो जाएगा। इसके बाद हम पहला देखते हैं। पहले में आपको 2-3 केस बनाना पड़ेगा। इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P + Q + R
माइनस बाहर लोगे तो अंदर क्या हो जाएगा s प्लस टी। ना यहाँ बोला है ना कि 3 इवन होना चाहिए और 2 ऑड होना चाहिए। सबसे पहले हम ये मानते हैं कि s एंड t जो है वो दोनों इवन है, तो क्या हो जाएगा इवन प्लस इवन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। टोटल आपके पास 3 इवन है, 2 इवन तो ये हो गया। इसका मतलब ये है कि पी क्यू आर में से कोई एक इवन होगा, एक इवन होगा और 2 ऑड होगा। 2 ऑड का सम क्या होता है, इवन होता है। इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन होता है। तो ये भी इवन हो जाएगा, ये भी इवन हो जाएगा। इवन माइनस इवन क्या होगा, इवन होगा। तो पहला केस में क्या आएगा, इवन आएगा। दूसरा केस हम ये मानते हैं कि एस एंड टी दोनों ऑड है, तो ऑड प्लस क्या ऑड, हाँ, तो ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। बाकी आपको 3 इवन चाहिए थे, ये 3 इवन है यहाँ पे, ये भी इवन हो जाएगा, ये भी इवन हो जाएगा। इवन माइनस इवन इवन हो जाएगा। तीसरा केस हम ये मानते हैं कि एस एंड टी जो है उसमें से एक इवन है, एक ऑड है, तो इवन प्लस ऑड का सम क्या होता है, ऑड होता है। यहाँ पे आपको एक इवन मिला, एक ऑड मिला, मतलब यहाँ पे 2 इवन होगा और एक ऑड होगा। चलो ये मान लेते हैं कि पी एंड क्यू इवन है, तो पी क्यू का सम क्या होगा, इवन होगा, प्लस आर जो ऑड है तो ऑड हो जाएगा। इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड, तो ऑड माइनस ऑड क्या हो जाएगा, इवन। तो तीसरे केस में भी आपका इवन आएगा। डैट मीन्स जो स्टेटमेंट 1 दिया है ना, डेफिनेटली इवन, ये सही है, तो आपका पहला जो है वो सही हो जाएगा। नाउ सी द नेक्स्ट वन। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो ना कि कोई नंबर ले लिया करो, नंबर लेके इन इक्वेशन में डाल के देखा करो कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो सही है, नहीं हो रहा है तो गलत है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि P जो है वो प्राइम नंबर है और C जो है वो कंपोजिट है। आपको पता है कि प्राइम नंबर जो है वो या तो खुद से या तो 1 से डिवाइड होता है, और जो कंपोजिट नंबर होता है उसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। पहला इक्वेशन दे रहा है P प्लस सी अपॉन P माइनस सी कैन बी इवन। यहाँ पे आप ये मान लो कि P 11 है, C 9 है, तो ये इवन आ जाएगा, मतलब ये सही हो जाएगा। यहाँ पे डेफिनेटली नहीं दिया है ना, सिर्फ कैन भी दिया है, कैन की बात कर रहा है, तो ये सही है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखो, P को आप 3 मानो, C को 9 मानो, सेकंड भी सही है। इसी तरह जो थर्ड स्टेटमेंट है P इंटू सी कैन बी ऑड, तो P को आप 3 मानो, C को आप 9 मानो, 27 आएगा, ऑड है, थर्ड भी करेक्ट है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ 3 डिजिट नंबर ABC ऑन मल्टीप्लिकेशन विद D गिव्स 37DD वेयर A B C D आर डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C। यहाँ पे बोल रहा है कि A B C को अगर हम D से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37DD आएगा। सिंपल तरीके से लिखो तो ऐसे हो जाएगा कि A B C इंटू D 37DD। इस पूरे इक्वेशन में आपके पास क्या नंबर है, ये 37 है। ये 37 कैसे आ सकता है, ये 37 तभी आएगा जब आप A को D से मल्टीप्लाई करोगे, साथ में जो B इंटू डी का कैरी फॉरवर्ड रहेगा उसको ऐड करोगे। नाउ हमको A इंटू डी को 37 के करीब लाना है, तो मान लो हम लोग A को 9 मान लेते हैं, D को मान लो हम लोग 1 मानते हैं, तो कितना हो जाएगा, A इंटू डी 9 हो जाएगा, जो कि 37 से बहुत कम है। मान लो D की जगह हम लोग 4 लेते हैं, तो A इंटू डी कितना हो जाएगा, A इंटू डी 36, जो कि 37 से बहुत क्लोज है। इसका मतलब ये हो सकता है कि A इंटू डी जो है वो 36 हुआ होगा, बाकी B इंटू डी से एक कैरी फॉरवर्ड मिला होगा जिससे मिलके 36 प्लस 1 37 हो गया होगा। उसको यहाँ पे लिख लो एक बार, A B C इंटू 4, क्योंकि हम लोग यहाँ पे D को 4 माने हैं, 3744 आएगा। तो A B C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 को यहाँ भेज दो, 3744 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा 936। यहाँ देखो हम लोग A को 9 माने थे ना, 9 यहाँ पे आ भी गया है। डैट मीन्स D की वैल्यू जो हम माने थे वो सही है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या होगी, तो 9 प्लस 3 प्लस 6 18। करेक्ट आंसर इसका 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर एनी चॉइस ऑफ वैल्यू XYZ द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म XYZ इज डिविजिबल बाई। ये डायरेक्ट रूल है, किसी भी आप 3 डिजिट के नंबर को 1001 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इस फॉर्म का नंबर मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन 2015 में पूछा जा चुका है, यू कैन सी। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था ABC, ये DED की वैल्यू क्या होती है, तो ये 1001 होता। वही यहाँ पूछ रहा है कि ये नंबर किससे डिविजिबल रहेगा। जब ये नंबर 1001 का फैक्टर है और 1001 जो है वो 7, 11, 13 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 7, 11, 13 से डिविजिबल होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 7, 11, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्यूब का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली कराया था आपको अपने वीडियो में, काफ़ी डिटेल वे में कटिंग ऑफ क्यूब, कलरिंग ऑफ क्यूब कराया था। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको देख लेना। इसके बाद यहाँ देखो पूछ रहा है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट A डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाई रीअरेंजिंग द डिजिट ऑफ 1 1 2 2 3 3 4 4 सच दैट ऑड डिजिट ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन एंड इवन डिजिट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन। तो ये आपका 8 डिजिट नंबर है। यहाँ पे इवन प्लेसेस कौन कौन से हैं, ये इवन हो गया, ये इवन, ये इवन, ये इवन। और ऑड प्लेसेस क्या हो गया, ये ऑड हो गया, ये ऑड हो गया, ये ऑड हो गया, ये ऑड हो गया। तो ऑड प्लेसेस को कितने टाइप से अरेंज किया जा सकता है, 4 ऑड प्लेसेस हैं।
मतलब 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसके बाद देखो कुछ और नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ये 1 जो है रिपीट हो रहा है 2 बार, 3 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। उसी तरह इवन का होगा, इवन में भी 4 प्लेसेस हैं, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ देखो इवन रिपीट हो रहा है, 2 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, 4 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, तो वो भी हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये टाइम एंड वर्क का है। ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8, 16, 12 days. ए अलोन वर्क ऑन मंडे, बी अलोन वर्क ऑन ट्यूसडे, सी अलोन वर्क ऑन वेनसडे, ए अलोन वर्क अगेन वर्क ऑन थर्सडे एंड सो ऑन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे, द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन 10 days। ए जो है वो 8 दिन में काम खत्म करता है, बी 16 दिन में, सी 12 दिन में। तो अगर तीनों लोग काम करेंगे तो कितना यूनिट ऑफ वर्क खत्म करेंगे, ये फाइंड आउट करने के लिए आप एलसीएम निकाल लो, मतलब इनका कॉमन मल्टीपल क्या होगा 48। अब इसके बाद हम लोग ये निकालते हैं कि ए बी और सी पर डे कितना यूनिट काम करते हैं। टोटल यूनिट कितना हुआ, टोटल वर्क कितना हुआ, और पर डे कितना करेंगे 8, तो 6 यूनिट पर डे ए करेगा, 3 यूनिट पर डे बी करेगा और 4 यूनिट पर डे सी करेगा। नाउ यहाँ पे बोल रहा है कि ए जो है वो मंडे को काम करेगा, बी ट्यूसडे, सी वेनसडे, इसके बाद फिर से ए जो है वो थर्सडे को काम करेगा। इस तरह करते जाएंगे तो ए जो है वो मंडे को काम करेगा, बी ट्यूसडे, सी वेनसडे। ए मंडे को कितना काम करेगा 6 यूनिट, ट्यूसडे को कितना काम करेगा बी 3 यूनिट, वेनसडे को कितना काम होगा 4 यूनिट। तो इन 3 दिन में कितना काम होगा 13 यूनिट। उस तरह फिर से ए काम करेगा थर्सडे को, बी जो है फ्राइडे को, सी जो है सैटरडे को, फिर कितना काम होगा 13 यूनिट, मतलब यहाँ पे आपका 26 यूनिट काम हो गया है। फिर 3 दिन काम करेंगे तो फिर 13 यूनिट काम होगा, मतलब 39 यूनिट काम खत्म हो चुका है। टोटल कितना यूनिट काम खत्म करना था, तो 48 यूनिट काम खत्म करना था, मतलब वेनसडे को 6 यूनिट काम होगा और थर्सडे को 3 यूनिट, ये मिला के होगा 48 यूनिट काम। तो टोटल कितना दिन लगा है काम खत्म करने में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन लगा है काम खत्म करने में। और काम खत्म कब हुआ है, तो थर्सडे को खत्म हुआ है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ देखो, ये थर्सडे को बोल रहा है सही है पहला, यहाँ बोला 10 दिन में काम खत्म होगा, ये गलत है, 11 दिन में खत्म होगा, तो पहला जो है आपका सही है। तो यहाँ मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं एंड आई होप कि आप इसको फॉलो कर रहे होगे। आप इस इनिशिएटिव को कंसिस्टेंटली फॉलो करो। आई बेट कि इस बार जब आप 16 तारीख को पेपर देने जाओगे, सीसेट का पेपर दोगे, सीसेट आपका कोई नहीं रोक सकता।